सितंबर 2025 में जब नेपाल की सरकार गिरी और इधर दिल्ली में जामा मस्जिद के पास 4 लोग खड़े थे। इनका निशाना था पीएम आवास। आज पूरी दुनिया मुश्किल में है और भारत निरंतर प्रगति और विकास की दिशा में अग्रसर है। खुद को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, हर तरफ लड़ाई है, जंग है, अस्थिरता है। और इसी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां लोग फिल्में देख रहे हैं, क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहे हैं। ये मोदी जी की वो मेहनत है जो शायद आगे इतिहास की किताबों में लिखी जाएगी। किसी राजनीतिक दल के एक शख्स का आदेश था, हमला करो, माहौल बिगाड़ो, देश में वैसी ही हलचल पैदा करो जैसी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुई। मोदी सरकार हिले और वो रात मोदी जी के लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि ये सब इतना अचानक हुआ था कि संभलने का वक्त नहीं था। लेकिन उस रात मोदी जी और डोभाल जी ने जो किया, उसने न सिर्फ देश की साख बचाई बल्कि उन्हें दुनिया का सबसे होशियार और ताकतवर नेता साबित किया। शाम के 9 बज चुके थे। पीएम आवास पर हमले में 9 घंटे बाकी थे। 2014 में जब मोदी जी पीएम बने तो कुछ राजनीतिक दलों और कुछ तबकों के अलावा 3 देश ऐसे थे जिन्हें सबसे ज्यादा डर था कि मोदी जी के पीएम बनने के बाद वे देश की तकदीर बदल देंगे, क्योंकि उनका इतिहास ऐसा रहा था। वे 3 देश थे, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन। मोदी जी के पीएम बनने के बाद 2 जगह एक साथ बहुत इंटेंस मीटिंग हो रही थी। एक दुबई के एक होटल में जिसमें सीआईए का एक एजेंट और एक भारतीय पॉलिटिकल पार्टी का नेता बैठे थे, और दूसरी मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही थी जिसमें चीन और पाकिस्तान थे। रास्ते अलग थे लेकिन मकसद एक था, मोदी जी को कुर्सी से हटाना। चीन और पाकिस्तान का प्लान था भारत में आतंकवाद भेजो और माहौल खराब करो, लेकिन अमेरिका का प्लान इससे भी बड़ा था, वो हम आगे देखेंगे। उस दिन जब नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा था, पीएमओ ऑफिस में सिर्फ 4 लोग बैठे थे, मोदी जी, जयशंकर जी, डोभाल जी और अमित शाह जी। और ये सब टीवी पर नेपाल का हाल देख रहे थे। मोदी जी बोले, ये बहुत दुखद है, हमारे आसपास के जितने भी देश थे उनकी सरकारें एक एक करके गिर रही हैं। डोभाल जी, आपको अभी अपनी नजर बहुत पैनी रखनी पड़ेगी। तभी डोभाल जी के पास एक डिवाइस था जिसमें अगर देश में कहीं कोई गड़बड़ होती है तो बीप आती है। अचानक उस पर 2 बीप आई, आईबी और रॉ, दोनों की तरफ से। वे तुरंत सबसे विदा लेकर पीएमओ से निकले। जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचे तो रॉ और आईबी के चीफ पहले से वहां मौजूद थे। डोभाल जी को देखते ही रॉ चीफ बोले, सर, नेपाल जैसा कुछ अपने देश में प्लान हो रहा है। आज दिल्ली में हमले की साजिश है। डोभाल जी आईबी चीफ की तरफ मुड़े, आपको पता है कहां हो सकता है? आईबी चीफ, सर अभी पता नहीं, लेकिन टीम भेज दी है। डोभाल जी बोले, जितने भी हाई सिक्योरिटी एरिया हैं उन पर सिक्योरिटी बढ़ा दो, दिल्ली के बॉर्डर पर एक्स्ट्रा पुलिस तैनात करो और बिना चेकिंग के कोई अंदर ना आए। इधर अमेरिका भी बहुत कुछ प्लान कर रहा था। 2019 में जब मोदी जी रशिया विजिट पर गए थे, उसी वक्त पाकिस्तान में सीआईए का एक डीप कवर एजेंट एक पाकिस्तानी जनरल से कवर मीटिंग कर रहा था। पाकिस्तान उस समय सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में था और इधर मोदी जी दूसरी बार पीएम बन चुके थे। उस मीटिंग का एक ही एजेंडा था, पीएम मोदी का एलिमिनेशन। प्लान टाइट था। मॉस्को में एक हॉल में पुतिन के साथ जॉइंट एड्रेस के बाद जैसे ही दोनों नेता बाहर निकलेंगे, मोदी जी अपनी आर्मर्ड कार की तरफ जाएंगे। उसी वक्त कार पर टारगेटेड अटैक होगा। लेकिन डोभाल जी को पहले ही इस ऑपरेशन की इंटेल मिल चुकी थी। उन्होंने रशियन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स एफएसबी को कवर्टली ब्रीफ किया, फुल थ्रेट असेसमेंट शेयर की और एक ही कंडीशन रखी, पीएम मोदी को इसकी कोई भनक ना लगे, वे अपने स्केड्यूल पर फोकस्ड रहें। रशियन सिक्योरिटी ने प्रोटोकॉल बदला। जैसे ही मोदी जी हॉल से बाहर निकले, पुतिन के बॉडीगार्ड्स ने क्वाइटली उन्हें पुतिन की प्रेसिडेंशियल मोटरकेड में शिफ्ट कर दिया और मोदी जी को पता भी नहीं चला कि ये प्रोटोकॉल चेंज क्यों हुआ। सीआईए का ऑपरेशन फेल हो गया और इस फेलियर के बाद अमेरिका ने स्ट्रैटेजी बदली। अब टारगेट सिर्फ एक नेता नहीं था, प्लान था पूरे एशिया को डिस्टेबलाइज करना। रात के 12 बज चुके थे। जामा मस्जिद के पास एक गाड़ी रुकी, ड्राइवर उतरा और चला गया। ये इन चारों के लिए सिग्नल था, गाड़ी में बैठो और पीएम आवास की तरफ निकलो। वहां पहुंचकर गाड़ी से कूद जाना है और अगर न कूद पाए तो गाड़ी को सीधे पीएम आवास में घुसाना है। अभी सिर्फ 5 घंटे बचे थे।
डोभाल जी अपने ऑफिस में बैठे लगातार इंटेलिजेंस अपडेट्स ले रहे थे। तभी पीएमओ से कॉल आया। मोदी जी लाइन पर थे। मोदी जी बोले, डोभाल जी आप अचानक चले गए, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है? डोभाल जी, जी सर, सब अंडर कंट्रोल है। मोदी जी बोले, देखिए डोभाल जी, अगर देश में कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे देश पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर डोभाल जी थोड़ा भावुक हो गए, लेकिन बोले, सर आप चिंता मत करो, हम हैं। इधर आतंकवादियों की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन ये चारों आए कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। रशिया में मोदी जी पर हमला नाकाम हुआ तो अमेरिका के पास एक नया प्लान था और वो इस प्लान को लेकर चाइना और पाकिस्तान के पास गया। हालांकि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने जो तरक्की की थी उससे अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं था। इसलिए दुबई के एक होटल में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 3 लोग थे, CIA का एक सीनियर एजेंट, चाइनीज इंटेलिजेंस का एक ऑपरेटिव और पाकिस्तान का आसिफ मुनीर। CIA एजेंट ने बात शुरू की, जब से मोदी इंडिया का PM बना है, इंडिया की GDP ग्रोथ हम दोनों से तेज है। डिफेंस स्पेंडिंग डबल हो चुका है। 2014 में जो इंडिया था और आज का इंडिया, जमीन आसमान का फर्क है। और अगर यही रहा तो अगले कुछ सालों में इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी होगी। ये हम दोनों के लिए खतरा है। चाइनीज एजेंट ने सुना, कुछ नहीं बोला। CIA एजेंट ने प्लान रखा। पाकिस्तान जो कन्वेंशनल टेरर इन्फिल्ट्रेशन करता रहा है, उसे इंडिया का सिक्योरिटी ऑपरेटर्स अब अच्छे से काउंटर कर लेता है। इसलिए हमें एक ब्रॉडर ऑपरेशन चाहिए। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मोदी गवर्नमेंट इन सभी के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बिल्ड कर चुकी है। हम एक एक करके इन गवर्नमेंट्स को इंटरनली वीकन करेंगे, ऑपोजिशन ग्रुप्स को फंड करेंगे, और जब इंडिया अपने हर नेबर को कोलैप्स होते देखेगा तो डोमेस्टिक में ऑटोमेटिकली केओस होगा और उसी विंडो में इंडिया के अंदर हमारे एक्टिवेटेड एसेट्स काम करेंगे। कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड है जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज करेंगे और गवर्नमेंट को डिफेंसिव पोजीशन में लाएंगे। आसिफ मुनीर बोला, और अगर ये काफी नहीं हुआ? CIA एजेंट ने टेबल पर एक फोल्डर रखा, तो प्लान B है। तभी होटल रूम का दरवाजा खुला और एक भारतीय पॉलिटिकल नेता अंदर आया। आसिफ मुनीर ने उस भारतीय पॉलिटिकल नेता को देखकर कहा, आइए जनाब बैठिए। नेता ने बैठते ही कहा, प्लान A और प्लान B दोनों साथ में चलाने होंगे, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के पास डोभाल हैं, जयशंकर हैं, अमित शाह हैं। ये लोग अगर एक प्लान को सेंस कर लें तो दूसरा ऑलरेडी एक्टिव रहे। सिर्फ एक प्लान के साथ गए तो हम फेल होंगे। CIA एजेंट ने फोल्डर बंद किया। बात तय हो गई थी। रात के 2 बज चुके थे। हमले में 4 घंटे बाकी थे। IB की ग्राउंड टीम लगातार फील्ड में थी, हर पॉसिबल टारगेट लोकेशन को स्कैन कर रही थी, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट स्पॉट कंफर्म नहीं हुआ था। डोभाल जी ने अपनी पर्सनल कवर टीम के 4 लोग अलग से डिप्लॉय किए थे, ऑफ द बुक्स, सिर्फ उन्हें रिपोर्ट करने वाले। इस टीम को लीड कर रहा था अभय सिंह। अभय ने तुरंत टीम को 2 हिस्सों में बांटा। 2 लोगों को दिल्ली के हाई एंड होटल्स में भेजा जहां फॉरेन ऑपरेटिव्स के स्टे करने की पॉसिबिलिटी थी, और खुद एक टीम मेंबर के साथ पुरानी दिल्ली के मुस्लिम इलाकों की तरफ निकला, क्योंकि इंटेलिजेंस पैटर्न यही कह रहा था। अभय सिंह पुरानी दिल्ली की उस गली में था जब उसने एक चीज नोटिस की जो बाकी कोई नहीं करता। एक बंद टी स्टॉल के बाहर 4 चाय के कप रखे थे जो अभी तक गर्म थे। कोई यहाँ था अभी अभी। वो रुका, जमीन पर नजर गई 4 अलग अलग फुटप्रिंट्स, और एक जगह जमीन पर तेल का हल्का सा निशान जो किसी हैवी बैग को रखने से बनता है। उसने पास की एक दीवार को छुआ। उस पर किसी ने हाथ टिकाया था। उंगलियों के निशान अभी फ्रेश थे। अभय ने गली के उस छोर पर नजर डाली जहां सड़क जामा मस्जिद की तरफ खुलती है। वहां एक खड़े रिक्शे वाले को नींद आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें डायरेक्शन में थीं जहां कोई गया था। अभय उसके पास गया, उसे जगाया। भाई, 4 लोग गए यहां से। किस तरफ गए? रिक्शे वाले ने आंखें मलते हुए कहा। हाँ, एक गाड़ी आई थी, वो सब बैठ गए उसमें। गाड़ी किस तरफ गई? रिक्शे वाले ने हाथ उठाया। उस तरफ गई। अभय ने पूछा, गाड़ी की नंबर प्लेट याद है? रिक्शे वाला बोला, नंबर प्लेट तो नहीं देखी, लेकिन जो गाड़ी चलाकर लाया था वो एक पतली गली में घुस गया था। अभय उस गली में गया। अंधेरी, तंग, इस्तेमाल न होने वाली गली।
टॉर्च मारी तो एक कोने में एक नंबर प्लेट पड़ी थी, स्क्रूज से उतारी हुई, फेंकी हुई। उसी वक्त ईयरपीस में दूसरे 2 टीम मेंबर्स की आवाज आई, भाई कैरोल बाग में रात को एक गाड़ी चोरी हुई है, थाने में रिपोर्ट दर्ज है। अभय ने वो प्लेट का नंबर बोला। 2 सेकंड चुप्पी। सेम है, चोरी की गाड़ी, प्लेट बदली हुई, 4 लोग। अभय ने ये सारी इंफॉर्मेशन डोभाल जी तक पहुंचाई। साथ में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई जो नियर बाई ट्रैफिक कैमरों से मिली। डोभाल जी के पास अब कंफर्म था कि 4 लोग एक स्टोलन कार में हैं और निकल चुके हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता था कि हमला कहां होना है। तो उस दिन दुबई के उस होटल रूम में क्या हुआ था, आइए देखते हैं। चारों उस रूम में थे, सीआईएन एजेंट, चाइनीज एजेंट, आसिफ मुनीर और वो भारतीय पॉलिटिकल नेता। सीआईएन एजेंट बोला, मेरे पास 2 प्लान है। प्लान ए मैं बता चुका हूं, भारत के पड़ोसी देशों के हालात बिगाड़ो, एक एक करके सरकारें गिराओ, भारत को अकेला करो। और प्लान बी है पीएम आवास पर हमला। इससे पूरे देश में यह मैसेज जाएगा कि भारत के पीएम का घर सुरक्षित नहीं है, देश अनसेफ है और मोदी के खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हो जाएगा। पॉलिटिकल नेता बोला, हमला मैं करा दूंगा, लेकिन प्लान ए और प्लान बी दोनों साथ चलने होंगे। पहले श्रीलंका की सरकार गिराओ, फिर बांग्लादेश में। आसिफ, तुम वहां के मुसलमानों को भड़काओ, हिंदूज पर हमले हों, इससे भारत में गुस्सा भड़केगा और देश में अशांति आएगी। फिर नेपाल, और जिस दिन नेपाल की सरकार गिरे उसी दिन सुबह पीएम आवास पर हमला होगा और उसी दिन मेरी पार्टी के नेता सड़क पर होंगे। आसिफ मुनीर बोला, लेकिन पीएम आवास पर हमला कैसे होगा, वहां हाई सिक्योरिटी है। नेता बोला, उसकी चिंता मत करो, पीएम आवास के आउटर पेरीमीटर पर 2 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स है, पहला सीआरपीएफ का, दूसरा एसपीजी का। मेरा एक बंदा पिछले 2 साल से वहां कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहा है, गार्ड्स उसे जानते हैं, रोज देखते हैं। उस रात वो उस गाड़ी को दोनों चेक पॉइंट से निकाल देगा, सप्लाई व्हीकल की तरह, और जब तक कोई समझे कि गाड़ी में क्या है वो गेट के अंदर होगी। आरडीएक्स इतना है कि सिर्फ बिल्डिंग नहीं, पूरा ब्लॉक हिल जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। श्रीलंका की सरकार गिरी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए और सरकार गिरी, नेपाल की सरकार गिरी, और जैसे ही नेपाल की सरकार गिरी इधर प्लान बी एक्टिवेट हो गया। वे चारों पीएम आवास की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। रात के 3 बज चुके थे, हमले में 3 घंटे बाकी थे। इधर डोभाल जी खुद सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे, गाड़ी कहां से कहां जा सकती है रूट्स मैप कर रहे थे। तभी पीएम आवास से कॉल आया, मोदी जी थे। डोभाल जी, मुझे पता चल गया है कि देश में क्या होने वाला है, आप मेरे आवास आ जाइए और सिर्फ अपने भरोसेमंद आदमी को लेकर आना। डोभाल जी बोले, जी सर। उन्होंने अभय को बुलाया और दोनों पीएम आवास की तरफ निकल गए। रात के 4 बज चुके थे, अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे। इधर वो गाड़ी जिसमें चारों बैठे थे धीरे धीरे गांधी मार्ग की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन मोदी जी को पता कैसे चला? असल में हुआ ये था, शाम को जब पीएमओ में सब बैठे थे और नेपाल की खबर देख रहे थे, मोदी जी ने डोभाल जी से कहा था कि आपको पैनी नजर रखनी है, और ठीक उसी वक्त डोभाल जी की डिवाइस पर बीप आई और वे निकल गए। मोदी जी ने उनके जाते वक्त उनका चेहरा देखा था। मोदी जी को लोगों के चेहरे पढ़ना बखूबी आता है, और डोभाल जी के चेहरे पर उस एक पल में जो एक्सप्रेशन था वो सब ठीक है वाला नहीं था। वे पीएम आवास लौट गए, लेकिन उनके मन में वो एक्सप्रेशन बैठ गया था। उन्होंने एक बार डोभाल जी को कॉल भी किया था। डोभाल जी ने कहा था, सर सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन मोदी जी जानते थे कुछ है। डोभाल जी की गाड़ी पीएम आवास पहुंची। 5 बज चुके थे, सिर्फ 1 घंटा बचा था। वे अंदर पहुंचे। सर बताइए, और आपको कैसे पता कि हमला पीएम आवास पर होने वाला है? मोदी जी बोलना शुरू किए। 2019 में रशिया में जब CIA का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, आपने उस वक्त मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे शक था, इसलिए मैंने पुतिन से अलग से बात की। उस मीटिंग में पुतिन ने मुझे बताया कि CIA एक बहुत बड़ा मल्टी फेज ऑपरेशन प्लान कर रहा है, जिसकी फुल डिटेल्स अभी उनके पास भी नहीं थी। लेकिन पुतिन ने कहा था कि इस ऑपरेशन का एक दुबई कनेक्शन है। कोई हाई वैल्यू मीटिंग हुई है जिसमें CIA, चाइनीज इंटेलिजेंस और पाकिस्तान का कोई सीनियर फिगर था। मोदी जी ने कंटिन्यू किया,
रशिया से लौटने के बाद मैंने अपने एक ट्रस्टेड सोर्स से दुबई के उस मीटिंग की डिटेल्स निकलवाई। पार्शियल इंटरसेप्ट मिला था जिसमें नेबरिंग कंट्रीज और डोमेस्टिक एक्टिवेशन जैसे फ्रेजेस थे, लेकिन एग्जैक्ट टारगेट क्लियर नहीं था। जब श्रीलंका गई, बांग्लादेश गई, मुझे पुतिन की वो वार्निंग याद आई। ऑपरेशन ग्रीन लीफ के बाद पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बंद हुई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में फिर से एक्टिविटी बढ़ी है। ये पैटर्न फेमिलियर था। मोदी जी रुके। आज जब नेपाल में गवर्नमेंट कोलैप्स्ड हुई और आप अचानक निकले, उस एक पल में मैंने आपका फेस रीड किया। वो एक्सप्रेशन सिचुएशन अंडर कंट्रोल का नहीं था। मैंने तुरंत अपने सोर्स से दिल्ली की उस रात की सीसीटीवी सर्वेलेंस फुटेज पुल करवाई। जामा मस्जिद के आसपास अनयूजुअल मूवमेंट थी। एक स्टोलन व्हीकल ट्रेस हुई। सब पीसेस कनेक्ट हो गए। टारगेट यहां है। डोभाल जी एक पल के लिए रुके। सर आप सही हैं और अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। तभी अभय ने एक और क्रिटिकल डिटेल ऐड की। सर वो स्टोलन कार एक्चुअली रैंडम नहीं थी। एक सीनियर ऑफिशियल की कार है जो रोज सुबह 6 बजे पीएम आवास के फर्स्ट गेट पर ड्यूटी पर आता है। उसकी गाड़ी डेलिबरेटली चूज की गई। सेम मॉडल, सेम कलर और नंबर प्लेट चेंज की गई ताकि फर्स्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गार्ड उसे फेमिलियर व्हीकल समझकर रोके ना। डोभाल जी बोले, और सेकंड गेट? अभय, सेकंड गेट पर उस पॉलिटिकल नेता का इनसाइडर था। डोभाल जी ने तुरंत एक डिसीजन लिया। उस इनसाइडर को अभी क्वाइटली डिटेन करो। अभय बाहर निकला और 10 मिनट में वो इनसाइडर हिरासत में था। इंटेरोगेशन शुरू हुई और वो ज्यादा देर नहीं टिका। उसने सब रिवील कर दिया। प्लान, टाइमिंग, वो पॉलिटिकल नेता जिसका आदेश था और कार की एग्जैक्ट रूट। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम थी। डोभाल जी ने कहा, कार को दिल्ली की सड़क पर अगर एनकाउंटर करते हैं तो ब्लास्ट का खतरा है। RDX है, अगर वे डिटोनेट करने की कोशिश करें तो सराउंडिंग एरिया में कैजुअल्टीज होंगी। दिल्ली में डर फैलेगा और मीडिया में वही होगा जो ये लोग चाहते थे। मोदी जी ने सुना और कहा, तो उन्हें रोको मत, उन्हें अंदर आने दो, लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। अपने लोग पहले से इनसाइड पोजीशन ले लें। जैसे ही वे गेट के अंदर हों, तब रात के 5:45 डोभाल जी की टीम इनसाइड पोजीशन ले चुकी थी। प्लेन क्लोथ्स में, चुपचाप, बिना किसी अलर्ट के। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था। वो गाड़ी पीएम आवास के आउटर पेरीमीटर के पास पहुंची। फर्स्ट गेट CRPF चेक पॉइंट। गार्ड ने गाड़ी देखी। फेमिलियर मॉडल, फेमिलियर कलर, प्लेट भी सेम लग रही थी। उसने रोका, लेकिन गाड़ी स्लोली आगे बढ़ती रही, जैसे डेली रूटीन हो। गार्ड ने हाथ उठाया, गाड़ी रुकी। थोड़ी देर फिर गार्ड ने क्लियरेंस दी। ब्रीफ्ड था, यही प्लान था। सेकंड गेट, वहां वो इनसाइडर था नहीं। उसकी जगह डोभाल जी का आदमी था। गाड़ी गेट के पास रुकी, रूटीन चेक के लिए। डोभाल जी के आदमी ने डॉक्यूमेंट्स लेने का नाटक किया, झुका और उसी एक पल में गाड़ी के वेंटिलेशन में एक कैनिस्टर छोड़ा। CS गैस और सेडेटिव कॉम्पाउंड का कॉम्बिनेशन, फास्ट एक्टिंग, इनक्लोज्ड स्पेस में 30 सेकंड में इफेक्टिव। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। 15 सेकंड, 30 सेकंड, साइलेंट। एक्सट्रैक्शन टीम आगे बढ़ी। दरवाजे खोले। चारों बेहोश थे। RDX के बैग को बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने सिक्योर किया। चारों को स्ट्रेचर पर निकाला गया। पूरा ऑपरेशन 90 सेकंड्स। कोई ब्लास्ट नहीं, कोई शोर नहीं। दिल्ली सोती रही। वो भारतीय पॉलिटिकल नेता उसी रात चुपचाप उठाया गया। डोभाल जी ने यह डिसीजन लिया कि यह खबर बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर जाती तो देश में वही केओस होता जो इन लोगों का असली मकसद था। मोदी जी उस रात भी अगले दिन की फाइल्स देख रहे थे। देश को पता नहीं चला, और शायद यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है कि कुछ लोग हर रात बिना किसी खबर के, बिना किसी तारीफ के इस देश को बचाते हैं। जय हिंद।